हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया है कि अगर ट्रांजैक्शन में जीएसटी आए तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो आई होप आपको ये पिछली वीडियो समझ में आई होगी। मैंने जैसे बताने की कोशिश की है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पिछला इसके पहले जो वीडियो है उसी वीडियो पे आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जीएसटी का। और आज हम देखने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6 जो आपकी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बुक में दिया है। पेज नंबर 67 पे है वो क्वेश्चन, वो आज हम सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन में देखो आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और कंबाइन एंट्री जो है ना, ये तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। इसलिए मैं वो अलग से आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जब वो आएगा ट्रांजैक्शन तभी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर। तो जो राजकुमार ग्रोसरी सेलर है उसके अकाउंट में, उसकी कंपनी में हमें जनरल एंट्री जो है वो पास करनी है। उसके अकाउंट में जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है। किसकी बुक्स में करना है हमें, इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर ऐसे हमने लिख दिया है। फिर बाद में क्या करना है, आपको फॉर्मेट पता ही है राइट। सबसे पहले आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आपका लेजो फोलियो, देन आएगा डेबिट अमाउंट इन रुपीज़, फिर आएगा क्रेडिट अमाउंट। और जब भी आपको ऐसे कुछ जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऐसे क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको जनरल एंट्री पास करनी है, आपको ये फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद ही आपको उस फॉर्मेट में एंट्री पास करनी है। तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्या है ट्रांजैक्शन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो 1 अप्रैल का है। राजकुमार ने बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें वो कैश लेके आए 2 लाख, फिर बिल्डिंग भी आई 2 लाख की, और बोरो किया लोन फ्रॉम राकेश 50,000। यानी कि कैश ही आई ना, लोन बोरो किया ठीक है, जो हमें सामने वाली पार्टी को पे करना पड़ेगा वो तो हमारी लायबिलिटी हो गई, पर वो कैश के फॉर्मेट में, कैश के फॉर्म में ही आया ना बिजनेस में। तो सबसे पहले तो हमें ये लिख लेना है कि क्या क्या चीज़ें आई। देखो यहाँ पे हम करते हैं वर्किंग नोट, और कोई भी क्वेश्चन हो ना उसके नीचे से आप वर्किंग नोट बना सकते हो। मतलब जब भी अगर आपको जीएसटी के कुछ एंट्री अगर पूछी होगी या फिर कुछ ट्रेड डिस्काउंट या फिर कुछ भी पूछा होगा ना, तो क्या करना, एक फॉर्मेट बना लेना, एक मतलब अंदाज़ा ले लेना कि हाँ ये 1 पेज पे या 2 पेज पे ये पूरी एंट्रीज आ जाएगी क्या, और उस हिसाब से फिर नीचे वर्किंग नोट आपको बनानी है। तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो कैश आई थी, कितनी की कैश आई, 2 लाख। तो लिख लेना क्या क्या आया है। ठीक है, देखो कैश आई है 2 लाख की, फिर उसने बोला है कि बिल्डिंग भी लेके आया है प्रोप्राइटर। क्या बिल्डिंग, वो भी कितने की है, वो भी 2 लाख की। और उसके बाद फिर वो लोन भी लेके आया है। क्या लेके आया है, लोन, किससे, लोन भी लेके आया है, कितने का, 50,000 का। अभी लोन आया तो क्या होगा, आपके बिजनेस में कैश भी तो आएगी राइट। इससे आपकी कैश भी बढ़ेगी, कितने से कैश बढ़ेगी, 50,000 से आपकी कैश भी बढ़ेगी। तो टोटल कैश कितनी आई फिर आपके पास, टोटल कैश हो गई आपकी 2,50,000। और बिल्डिंग कितने की लेके आया है, वो 2 लाख की बिल्डिंग लेके आया है। यानी कि कैश है असेट और बिल्डिंग भी है असेट। कितने की असेट आई फिर आपके पास, असेट कितनी की आई बताइए, 4,50,000 की असेट आपके पास आ गई है। ठीक है, और लोन मतलब क्या है, ये तो लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी। कितने की लायबिलिटी,
लेके आया है वो कितने की लायबिलिटी है आपके पास, 50,000 की लायबिलिटी। और अब क्या करना है, जब भी प्रोप्राइटर कैश कुछ असेट जब भी कुछ लेके आता है कंपनी में, बिजनेस में, तो आपके लिए क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, राइट। तो अभी आपके पास असेट की अमाउंट है, आपके पास लायबिलिटी की अमाउंट है, तो अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल। तो निकालिए फिर कैपिटल, बताइए कितना कितना है आपके पास। देखो कैपिटल, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना, असेट में से जब हम लायबिलिटी निकालते हैं, हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, देखो तब अपना कैपिटल आता है, राइट। असेट में से अगर लायबिलिटी निकाली तो कैपिटल आएगा, या फिर असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसे एक इक्वेशन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व किया था, राइट। तो देखो हमें कैपिटल निकालना है, तो असेट हमारे पास है 4,50,000 की, फिर लायबिलिटी है हमारे पास 50,000 की, और कैपिटल कितने का हो गया, फिर कितना आया, 4,50,000 में से 50,000 चले गए, कितने का कैपिटल आया आपके पास, 4,00,000 का कैपिटल आ गया आपके पास। तो देखो फिर अभी ये जो क्वेश्चन है, ये जो ट्रांजैक्शन है, इसमें से हमें क्या क्या समझ में आया। एक तो कैश आई, तो जब भी असेट आपके पास आती है उसे हम डेबिट करते हैं, करेक्ट। असेट कम्स इन तो उसे क्या करना पड़ता है, डेबिट एज पर रियल अकाउंट। तो कैश को भी डेबिट करना पड़ेगा, बिल्डिंग को भी डेबिट करना पड़ेगा। फिर हमने अभी कैपिटल की भी अमाउंट निकालनी है। कैपिटल को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट ही होता है, क्यों, क्योंकि वो प्रोप्राइटर जो होता है वो गिवर होता है, प्रोप्राइटर लेके आता है ना, प्रोप्राइटर देता है वो बिजनेस के लिए। तो कैपिटल क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है क्रेडिट। और बोरो कैपिटल फ्रॉम लोन, अभी ये लायबिलिटी है। किसने दी हमें पैसे, किसने दिए, राकेश ने पैसे दिए, तो राकेश भी कौन हो गया, वो भी गिवर हो गया, उसको भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देखो ये आया, इसको डेबिट, ये समझ में आया। बिल्डिंग आई, बिल्डिंग को भी डेबिट होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद बोरो कैपिटल फ्रॉम राकेश, उसको क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि राकेश गिवर है। और कैपिटल को क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देखो हमें डेबिट समझ में आया, क्रेडिट समझ में आया, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, सबसे पहले लिख लेना 1 अप्रैल। देखो एंट्री आएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट। फिर बिल्डिंग भी आपके पास आई, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम राकेश, या फिर राकेश लोन, राकेश लोन अकाउंट, ठीक है। राकेश लोन अकाउंट, यहाँ पे कितना देखो, कैश कितने की बोली है, 2,00,000 नहीं 2,25,000 ना, हमने कैलकुलेट किया ना नीचे, कितना 2,50,000, 2,50,000 की कैश। फिर बिल्डिंग है आपके पास 2,00,000 की, ठीक है। फिर लोन कितने का लिया, 50,000 का। और कैपिटल हमने निकाला, वो कितने का आया, 2 कैपिटल अकाउंट, कितने का है कैपिटल, 4,00,000 का ना, निकाला है हमने। और अब बैलेंस भी वैसे निकाल सकते हो गई फिर हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राकेश लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और फिर नीचे क्या करना है, एंट्री कंप्लीट करने के लिए नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बिल्डिंग एंड लोन फ्रॉम राकेश। और बस होगी हमारी एक जर्नल एंट्री। देखो कितना इजी है, समझ में आ गया, राइट। ये होगी। फिर देखो ये फोर्थ क्या है, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹50,000। अभी इस ट्रांजैक्शन में क्या, अभी देखो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, जैसे मैं पहले कैसे एक्सप्लेन करती थी। अभी कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, फिर 2 अकाउंट लिखते थे, उसके बाद उसके नीचे फिर ये किस में जाएगा, रियल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। फिर उसके बाद उसकी एंट्रीज मतलब उसका रूल बताती थी, और उस हिसाब से फिर हम डेबिट क्रेडिट ऐसे करके पूरा ऐसे लिखते थे ना। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्टली एंट्री समझ में आनी चाहिए ना। तो अब हम वैसे मैं आपको बताऊंगी कि
कुछ न करके, मतलब पूरा दिमाग में पूरा कैलकुलेशन कर लेना और आप एंट्री कैसे पास कर सकते हो, ये अब हम देखेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी सिर्फ मैं आपको वैसे बताऊंगी, ठीक है। फिर ये देखो 4 अप्रैल का क्या एंट्री है, डिपॉजिट किया है हमने कैश देना बैंक में। तो सिंपल दिमाग लगाओ, अभी कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैश जारी है बैंक को मिल रहे, तो बैंक अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। बैंक रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट करो, कैश जारी है तो रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट करो। सिंपल, क्या आया समझ में? देखो कैश हमारे पास से जारी है और बैंक को मिल रही है, तो बैंक कौन हो गया, रिसीवर हो गया। तो रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हो आप स्टार्टिंग में, तो इसको डेबिट करना है, ये समझ में आया। फिर कैश आपके पास से जा रही है, कैश गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करते हैं। बस डेबिट क्रेडिट समझ में आया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री आएगी फिर इसकी, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आएगी इसकी एंट्री, देना बैंक देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना था वो अमाउंट, 50,000 थी, राइट, 50,000। बस अब क्या करना है, अब नरेशन लिखना है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। और बस होगी हमारी ये सेकंड एंट्री पास। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, फिर नेक्स्ट है परचेस अ कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000 एट 18% GST एंड पेड बाय चेक। ठीक है, मतलब क्या, परचेस कर रहे कंप्यूटर, यानी कि परचेस मतलब कंप्यूटर आपके पास आ रहा है, कितनी कॉस्ट है उसकी, 30,000। तो क्या करना है, सबसे पहले जाओ वर्किंग नोट में, सेकेंड क्या है, कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितनी है, कॉस्ट उसकी कंप्यूटर की कितना था यहाँ पे, 30,000 और 18% GST है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, 30,000। हाँ, अभी मैंने क्या बोला था, जब भी GST आता है तो ये तो कुछ नहीं है, मतलब इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन अ स्टेट है। तो जब भी इंट्रा स्टेट आता है उसके हम उसकी जो भी GST की अमाउंट होती है, टैक्स की अमाउंट होती है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 जिनों को उसकी जो टैक्स की अमाउंट है वो 2 इसको जाती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। सो 2 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे उसकी जो अमाउंट है वो डिवाइड होती है। यानी कि जब भी कभी आप असेट परचेस करते हो तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, CGST और HGST में आपको उसका डिवाइड करना पड़ता है ना, GST की जो अमाउंट है वो डिवाइड करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे क्या है, आपने परचेस किया है, क्या परचेस किया है, कंप्यूटर परचेस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट CGST आएगा या आउटपुट CGST आएगा। परचेस कर रहे हैं मतलब इन हो रहे हैं, बिजनेस में आ रहा है, यानी कि इनपुट CGST। तो लिख दो फिर इनपुट CGST और नीचे इनपुट SGST कितना, एट, अभी 18% बोला था, यानी कि CGST में 9% जाएगा और SGST में 9% जाएगा। तो अब क्या करना है, अब निकालो 30,000 का 9%, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली 30,000 का 18% निकालना और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। कितनी आती है फिर, ये 2 ज़ीरो चले गए, ये 2 ज़ीरो चले गए, और 9 इंटू 300 कितना आएगा, 2,700। तो 2,700 और नीचे भी उतना ही आएगा, राइट, 2,700। अब क्या करनी है, अब टोटल निकालनी है आपकी नेट वैल्यू, आपको कितनी पे करनी पड़ी, कितनी है, 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700, यानी कि 30,000, 32, 34, 35, 400।
बस 35,400 आ गई आपकी अमाउंट। और देखो आपको ये भी समझ में आया, जीएसटी की अमाउंट भी समझ में आया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, अब एंट्री पास करनी है। अभी एंट्री इसकी क्या आएगी? कंप्यूटर आपके पास आ रहा है, परचेस कर रहे हो तो डेबिट करना पड़ेगा। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। सो 30,000 कंप्यूटर, सीजीएसटी एचजीएसटी 2,700, 2,700। और हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं, तो टू देना बैंक। हो गई फिर हमारी जर्नल एंट्री। अब क्या करना है? अब लिख दो जर्नल एंट्री। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू देना बैंक, क्योंकि देना बैंक गिवर है, उससे पैसे जा रहे हैं। बस कितना बोला था मैंने? कंप्यूटर की 30,000 है ना अमाउंट। हाँ, कॉस्ट 30,000 की है। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितना है? 2,700, 2,700। और टोटल वैल्यू अपनी कितनी पे की? फिर नेट पेमेंट कितना किया है आपने? 35,400 का। बस हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अब क्या करना है? अब नरेशन लिखना है। बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड at 18% GST and paid by check। बस हो गया। तो ये भी हमारा हो गया। फिर क्या है? कैश सेल। तो कैश सेल तो क्या है? ये तो इजी है, ये तो हमने बहुत बार किया है। कैश सेल करें यानी कि इनकम हो रही है तो सेल को क्रेडिट होता है, क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल। अभी ये भी याद रखना है कि परचेस को हमेशा डेबिट होता है, सेल को हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि परचेस एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, सेल इनकम है तो क्रेडिट होगा। और जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पे वो कैश सेल बोल रहा है, यानी कि आपने कैश में सेल कर दिया। तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे? एक तो कैश अकाउंट बनेगा, दूसरा सेल अकाउंट बनेगा। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि सेल अकाउंट को क्रेडिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम को क्रेडिट होता है, और कैश आ रही है तो रियल अकाउंट बोलता है कि डेबिट करो। हो गया फिर कैश अकाउंट को डेबिट, सेल अकाउंट को क्रेडिट। कुछ नहीं, कर दो एंट्री पास 10 अप्रैल की। क्या एंट्री है इसकी? फिर कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बोला है? 90,000। 90,000 और 90,000। और नीचे क्या करना है? नीचे नरेशन लिखना है। बीइंग कैश सेल। बस इतना भी लिख दिया तो चलेगा, या फिर बीइंग सोल्ड इन कैश, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि उधारी पे सोल्ड किया है। किसको सेल किया है? गणेश को सेल किया है, यानी कि गणेश कौन हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर को होता है डेबिट। ठीक है, तो चलो हमें ये तो पता चल गया कि गणेश को डेबिट होगा। कितने के अमाउंट हमने कितने की गुड्स हमने सेल किए? 10,000 के सेल किए, पर उस सामने वाली पार्टी को हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। तो देखो मैंने आपको पहले ही एक हमने डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसमें मैंने पढ़ाया था। देखो कि जो भी डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट में देखो 2 पार्ट होते हैं। डिस्काउंट में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट हम डिस्काउंट मतलब उसका इफ़ेक्ट दे देते हैं, बट उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब क्या? जैसे कि सपोज़ देखो 10,000 की कोई चीज़ है, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया। तो निकालो फिर 10,000 के ऊपर 10% यानी कि 1,000। तो 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट हमने सामने वाली पार्टी को दे दिया है। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, जो भी गुड्स हमने सपोज सामने वाली पार्टी को क्या किया है? सेल कर दिया है, तो कितनी अमाउंट पे सेल किया ऐसे रिकॉर्ड करोगे। हम 10,000 पे सेल किया ऐसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 10,000 में से
1000 लेस करके, यानी कि 9000 अमाउंट के ऊपर ही जो है वो सेल रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 10,000 के ऊपर। और ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट में जो भी आप डिस्काउंट देते हो ना, उसको स्पेशल मतलब उसको अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं होती अकाउंट में, उसका डायरेक्टली इफेक्ट देके आपको वो जो अमाउंट है वो दिखानी पड़ती है। यानी कि आप जब रिकॉर्ड करोगे आपको डायरेक्टली 9000 पे रिकॉर्ड करना है, ना कि आपको 10,000 और 1000 का बाइफर्केशन दिखाना है। बट कैश डिस्काउंट में क्या होता है, कैश डिस्काउंट में यही केस, अगर आप कुछ सेल कर रहे हो ना, तो आपको डिस्काउंट सामने वाली पार्टी को आपने अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड 1000 का दिखाना पड़ेगा, और जो सेल है वो 9000 का दिखाना पड़ेगा। ऐसे आपको करना पड़ता है। यानी कि आपको कैश जो रिसीव हुआ ना, कैश कितना मिला, फिर सेल किया ना आपने, तो उसमें से आपको कैश रिसीव हुआ 9000 ऐसा दिखाना पड़ेगा, और 1000 का आपको डिस्काउंट जो है वो अलग से शो करना पड़ेगा अकाउंट में। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। फिर से एक बार, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट में जो भी आप डिस्काउंट देते हो ना सामने वाली पार्टी को, उसको आप स्पेशली रिकॉर्ड नहीं करते, अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, आप डायरेक्टली उसका इफेक्ट दे देते हो। बट कैश डिस्काउंट में आपको वो इफेक्ट जो है वो शो करना पड़ता है अलग से वो दिखाना पड़ता है कि आपने इतनी इतनी अमाउंट का डिस्काउंट जो है वो सामने वाली पार्टी को दे दिया है। ठीक है, तो अभी चलो ये देखते हैं ये ट्रांजैक्शन क्या बताता है। ये ट्रांजैक्शन क्या है, इस ट्रांजैक्शन में क्या किया है, हमने सेल तो किया 10,000 का, 10,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए, कितने के, 10,000 के। बट उसमें हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो मैंने क्या बोला है, हमें डायरेक्टली उसका इफेक्ट दे के उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। अभी 10,000 का 5% निकालो, कितना आता है, कितना आएगा 10,000 का 5%। चलो मैं नीचे ही आपको निकाल के बताती हूँ पूरा। ये जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 है, उसका 5% आपको निकालना होगा, यानी कि 5 डिवाइड बाय 100 कितने आता है, कैलकुलेट करो। ये 2 0 चले गए, ये 2 0 चले गए, यानी कि 500 का क्या हो गया, आपने डिस्काउंट दिया, क्योंकि आपने सेल किया है, सेल किया तो आप डिस्काउंट दोगे, ना कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो आपने सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट दिया, कितने का, 500 का। बट हमने ये ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो हमें ये, मैंने क्या बोला, हमें ये अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं, हमें नेट इफेक्ट दिखाना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 10,000 में से 500 चले गए, कितनी अमाउंट आएगी फिर, 9,500। तो आपके 9,500 के अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है वो सेल। तो आपने किसको सेल किया, गणेश को सेल किया उधारी पे, मतलब सामने वाली पार्टी से बाद में पैसे मिलेंगे। तो डेटर है गणेश, तो डेटर को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। क्यों डेटर को डेबिट करते हैं ना, गणेश को गुड्स मिल रहे तो उसको डेबिट करेंगे, तो गणेश अकाउंट को डेबिट होगा, और सेल कर रहे तो सेल इनकम होती है, ये उसको क्रेडिट करते हैं। तो गणेश अकाउंट को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। तो हमें ये समझ में आया। अब क्या करना है, अब एंट्री क्या आएगी इसकी एंट्री, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 9,500 का। तो लिख दो फिर, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 9,500, 9,500। और नीचे क्या करना है, फिर नीचे आपको नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गणेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, और बस आपकी ये एंट्री होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी नेक्स्ट आपने क्या किया, गणेश को जो गुड्स आपने दिए थे ना, उसने कुछ चीज़ की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से 950 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। यानी कि सामने वाली पार्टी को जो हमने गुड्स भेजे थे वो सामने वाली पार्टी से हमें गुड्स मिल गए, यानी कि इन हो गए। तो अभी ये क्या हो गया, सेल कर रहे हैं वो रिटर्न हो रहा है, यानी कि सेल्स रिटर्न, राइट। और सेल्स रिटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को ही हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, राइट, रिटर्न इनवर्ड। तो एक अकाउंट क्या बनेगा आपका, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बनेगा। और दूसरा, कौन रिटर्न कर रहा है, मतलब कौन दे रहा है वो गुड्स, गणेश रिटर्न कर रहा है ना, तो गणेश गिवर हो गया। तो गणेश अकाउंट को क्या होगा, फिर गणेश अकाउंट को क्रेडिट होगा और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट होगा। बस सिंपल है। तो अब क्या करनी है, अब एंट्री पास करो। 15 अप्रैल को हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, गुड्स
कम्स इन, गुड्स आ रहे तो उसको डेबिट होगा। तो पर कौन से अकाउंट से दिखाया जाएगा, वो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। आप सेल्स रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हो, सेल्स रिटर्न, ठीक है। टू कौन दे रहा है, गणेश, तो गणेश अकाउंट कितना 950 950। अब क्या करना है, अब नरेशन 950 950, अब आएगा इसका नरेशन। तो नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गणेश, ठीक है। रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश, ये हो गई आपकी एंट्री और ये नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो, राजकुमार जो है यानी कि जो ओनर है उसने पर्सनल यूज़ के लिए क्या क्या गुड्स निकाल लिए, कितने के, 1000 के। तो देखो हमने ये इसकी पिछली जो वीडियो हमने की थी उसमें मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था पूरा डिटेल में कि जब भी प्रोप्राइटर खुद की यूज़ के लिए कुछ गुड्स अगर निकालता है तो उसको हम किस में डालते हैं, ड्राइंग अकाउंट में उसको हम शो करते हैं। और ड्राइंग अकाउंट को क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक तो हमारा ड्राइंग अकाउंट बनेगा, ये तो आया समझ में। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा आपका गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। क्यों, क्योंकि वो प्रोप्राइटर निकाल रहा है ना, तो गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर ये आपका दूसरा अकाउंट बनेगा। तो दो अकाउंट तो समझ में आ गए। और ड्राइंग अकाउंट को तो हमेशा डेबिट होता है, तो गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट को क्या होगा, क्रेडिट होगा। या फिर आप टू परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका परचेस उतने से कम हो रहा है, राइट, आपके गुड्स उतने से कम हो रहे हैं, तो उसको गुड्स जा रहे हैं ना आपके पास से, तो गुड्स जा रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर गुड्स अगर जाते हैं तो रियल अकाउंट बोलता है उसको क्रिएट करो। इसीलिए गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हो गई फिर हमारी ये भी एंट्री। 18 अप्रैल को क्या एंट्री आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। कितने का किया है उसने, 1000 का किया है, हाँ 1000 के अकाउंट जो है उसने विड्रॉ कर लिया। तो लिख दो फिर सामने 1000 और ये 1000। अब क्या आएगा, अब एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, अब नरेशन बाकी है। तो नरेशन हमें लिखना है बीइंग गुड्स withdrawn by प्रोप्राइटर। बस हमारा नरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो, पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर जो है वो 200 का हमने पे कर दिया है। टेलीफोन चार्जेस कितने के पे किए हमने, 500 के, और टैक्सी फेयर जो है वो 200 का पे किया। यानी कि टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है और टैक्सी फेयर भी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को क्या होता है, डेबिट होता है। कौन बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताता है। तो कर दो फिर, कौन कौन से अकाउंट आएंगे फिर यहाँ पे। एक तो बनेगा आपका टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। दूसरा आएगा आपका टैक्सी फेयर या फिर कन्वेंस अकाउंट भी आप लिख सकते हो, कन्वेंस अकाउंट। और इसको भी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है और कैश जा रही है ना। टेलीफोन चार्जेस और कन्वेंस यानी कि टैक्सी फेयर आप पे कर रहे हो, तो कैश आपके पास से चली जा रही है, तो कैश को क्या होगा, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो कितने का है ये, टैक्सी फेयर और टेलीफोन चार्जेस कितने की पेमेंट किया हमने, 500 का टेलीफोन चार्ज और टैक्सी फेयर जो है वो 200 का पेमेंट किया। तो लिख दो टेलीफोन चार्जेस 500 और 200 का कन्वेंस यानी कि 700 का आपने जो है वो पेमेंट कर दिया है। अब क्या करना है, अब नरेशन लिख दो,
बी टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर पेड। बस हो गया हमारा ये भी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एट 5% GST। हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वो भी पे किए हैं 5000 के, और उसके ऊपर हमें 5% जो है वो GST देना पड़ा। तो क्या करना है, फिर से वर्किंग नोट में जाना है और कैलकुलेट करना है। तो जाइए फिर, कौन से चार्जेस थे वो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने का, 5000 का, 5000 के ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, ठीक है। उसके ऊपर GST कितना बोला है उन्होंने, 5% ना, 5% GST, मतलब 2.5% CGST और 2.5% HGST, राइट। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो, 5000 का डायरेक्टली 5% निकालना, कितना आता है वो, 250 आएगा ना। 5000 इंटू 5%, ये 2 ज़ीरो चले गए, 5 5 जा 25, 0 250 जो है हमारा आ गया, और 250 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 125 हमारा CGST और HGST मिल गया। CGST में भी 125 जाएगा और SGST में भी 125 जाएगा। हो गया, फिर हमें अमाउंट भी मिल गई। अब डेबिट किसको होगा और क्रेडिट किसको होगा। देखो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम पे कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या होता है, डेबिट होता है, और डेबिट के ऊपर हम कुछ चार्जेस पे कर रहे हैं, मतलब GST हम पे कर रहे हैं, तो इनपुट CGST और इनपुट HGST में ही वो जाएगी। जो GST की अमाउंट है वो किस में जाएगी, इनपुट CGST और इनपुट HGST में ही वो अमाउंट जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, अब कुछ नहीं, कर दो एंट्री। फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट को डेबिट होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको होगा, फिर हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वो पे कर रहे हैं, यानी कि कैश हमारे पास से जा रही है, तो कैश को क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। कितने के थे वो, 5000 का था, राइट। 5000, 125 CGST, 125 HGST, तो टोटल अमाउंट कितनी पेमेंट की है फिर, 5250 की अमाउंट जो है हमने पेमेंट की है। नीचे क्या करना है, नीचे कुछ नहीं, नरेशन लिख देना है, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट 5% GST। और देखो हो गया हमारा ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। मुझे क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, मैंने 2-3 पॉइंट छोड़ दिए। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। ये देखो, हमने ये 2-3 पॉइंट जो है मैंने स्किप कर दिए हैं, वो भी हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये एक पेड ऑडिट फीस 5000 बाय चेक। देखो 24 अप्रैल की एंट्री। अब ये नीचे आप फॉर्मेट में लिख लेना, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑडिट फ़ी जो है हमने पेमेंट किया है। कितनी ऑडिट फ़ी हमने पेमेंट की है, 5000 की। कैसे, बाय चेक। तो बाय चेक हमने ऑडिट फीस जो है उसका पेमेंट किया है। तो उसके लिए अभी कौन कौन से 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो ऑडिट फ़ी, यानी कि वो हो गए एक्सपेंस, तो एक ऑडिट फ़ी अकाउंट बनेगा, और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा। कौन सा, देना बैंक, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन देना बैंक से हो रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट बनेगा देना बैंक अकाउंट। तो कौन कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा ऑडिट फ़ी अकाउंट, और दूसरा बनेगा आपका देना बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑडिट फ़ी अकाउंट जो है वो एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है उसको डेबिट करो। और देना बैंक कौन है, फिर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो देना बैंक दे रही है ना, वो गिवर है, तो उसको क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हो गई फिर हमारी जर्नल एंट्री। क्या आएगी इसकी जर्नल एंट्री, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट
टू देना बैंक अकाउंट। कितने का किया है हमने? 5000 का, तो 5000। और नीचे क्या करना है फिर? नरेशन क्या आएगा? बीइंग ऑडिट फीस पेड। और बस हो गई हमारी ये जर्नल एंट्री। ठीक है, ये जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखो आपने फर्नीचर परचेस किया है 70,000 का, और जिसका पेमेंट किया आपने चेक से एट 12% GST, यानी कि फर्नीचर। तो और एक नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? नेक्स्ट वर्किंग नोट। कितने का परचेस किया है? फर्नीचर परचेस किया है 70,000, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना आएगा आपका? 70,000। ठीक है, उसके ऊपर आप GST पे कर रहे हो 12%। अभी GST का मैंने क्या बोला था? GST की अमाउंट दो इसमें जाती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। कितनी जाएगी? 12%, यानी कि 6% CGST, 6% HGST में जाएगी। तो क्या करना है अब? कुछ नहीं, निकालनी है अमाउंट, तो निकालो फिर। 70,000, देखो 70,000, उसमें 6% निकालो, कितना आएगा? ये 2 0 चले गए, 7 6 ज़ा 4200, सॉरी 42, तो 42 और 00 कितना आएगा आपका? 4200। 4200 जो है इसकी अमाउंट आ जाएगी, यानी कि नेट पेमेंट आप कितना कर रहे हो? नेट पेमेंट आप कर रहे हो 78,400 का। तो हो गया फिर कैलकुलेशन, और हमें समझ में भी आ गया। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले आप असेट ले रहे हो, यानी कि फर्नीचर परचेस कर रहे हो, तो उसको तो डेबिट होता, करेक्ट। और CGST HGST क्या आएगा? इनपुट CGST इनपुट HGST आएगा, क्योंकि आप परचेस कर रहे हो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट कर रहे हो? चेक से, तो टू देना बैंक। और ये इसकी जर्नल एंट्री कितनी डेट क्या है यहाँ पे? 26। फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट। कितना? 70,000 है ना उसकी कॉस्ट, और हमने ये कितना निकाला है? CGST 4,200, 4,200, तो टोटल कितना आएगा? 78,400। बस, और फिर नीचे नरेशन लिखना है, बीइंग फर्नीचर परचेस विथ 12% GST। और बस हो गया हमारा ये भी। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखो 28 का क्या है दिया है यहाँ पे? हमने सोल्ड की है मोटर कार, मतलब मोटर कार हमारे पास से चली गई, तो इसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। क्या, कौन सी आएगी ये? वर्किंग नोट नंबर 6। मोटर कार क्या था उसका वैल्यू? उसकी वैल्यू थी 1 लाख की, और 1 लाख के ऊपर वो क्या बोल रहे हैं कि 18% GST जो है वो पे किया है। कितना? सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक तो सबसे पहले सेल किया है। क्या सेल किया है? मोटर कार सेल किया। कितना? 18% GST। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? CGST और SGST कितना परसेंट आएगा? 9% CGST, 9% HGST। तो 1 लाख का 9% कितना आता है? 9,000। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 1,18,000। तो चलो, हमें टोटल अमाउंट तो मिल गई। और ये क्या बोल रहा है आगे? सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, यानी कि जो सेल किया है ना उसकी अमाउंट हमें कैश में नहीं मिलेगी, वो डायरेक्टली बैंक में जो है वो अमाउंट जमा हो जाएगी, यानी कि वो पैसे कहाँ चले जाएंगे? बैंक में चले जाएंगे। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे फिर? एक तो बनेगा आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा बनेगा मोटर कार। अभी मोटर कार आपके पास से जा रही है, वो
जा रही है तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। तो मोटर कार अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और सेल के ऊपर अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तो क्या आएगा, इनपुट आएगा या आउटपुट आएगा। सेल कर रहे हो यानी कि आउट हो रहा है तो आउटपुट CGST, आउटपुट HGST आएगा और उसको भी क्रेडिट होगा। तो समझ में आ गया कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। एक तो बैंक अकाउंट बनेगा और बैंक को पैसे मिल रहे हैं, बैंक रिसीवर है तो बैंक को डेबिट होगा। मोटर कार जा रही है तो उसको क्रेडिट होगा और आउटपुट CGST, आउटपुट HGST को क्रेडिट होगा। और हमारी एंट्री आ गई है फिर, तो लिख दो एंट्री। क्या आएगी एंट्री, देना बैंक अकाउंट डेबिट, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। कितने की थी वो मोटर कार, 1 लाख की। टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना, 9000 और ये 9000, यानी कि कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, 1,18,000 की जो अमाउंट है उतनी रिसीव हो गई है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब नरेशन बीइंग मोटर कार सोल्ड एट 18% GST। आप यहाँ पे 9% भी लिख सकते हो, वैसे कुछ मतलब कंपल्शन नहीं है। आउटपुट CGST, आउटपुट HGST इतना ही लिखना है आपको। अगर चाहो तो आप आगे रेट भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट एक बचा है, पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट 500। अभी देखो हमने पेड किया है, किसको, कविता को पेमेंट किया है, यानी कि कविता कौन हो गई, रिसीवर हो गई। कविता कौन हो गई, रिसीवर हो गई, जिसको डेबिट होगा। तो चलो एक तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कविता ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है, हु अलाउड अस डिस्काउंट, यानी कि हमें डिस्काउंट मिला है। तो जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंस है या इनकम है, इनकम है, राइट। क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर 1000 की चीज़ें आपको 900 में देनी, 1000 की चीज़ें उसके लिए अगर आपको 900 पेमेंट करना है तो 100 रुपये का तो फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए इनकम होती है। तो इनकम को क्या होता है, इनकम को क्रेडिट होता है। कौन बोलता है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि इनकम जब भी होगा उसको क्रेडिट करो। सो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा आपका कविता अकाउंट, ठीक है। कविता कौन है, मैंने यहाँ पे बोला है क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया है। कविता रिसीवर है, कविता को पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं उसको, 15,500। नहीं देखो मतलब ये जो हमने गुड्स उससे कुछ परचेस किया होगा तभी हम सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो कितने का परचेस किया है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। यहाँ पे अकाउंट बनेगा, एक तो कविता अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि कैश पे कर रहे हो। और तीसरा बनेगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कौन सा बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। कविता अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट। तो कैश आपने कितना पेमेंट किया, 15,500 का आपने कैश पेमेंट किया है, 15,500 का। डिस्काउंट कितना दिया सामने वाले पर्सन को, 500 का। यानी कि वो जो चीज़ आपने परचेस की होगी वो कितने की होगी, 16,000 की। कितने की होगी, 16,000 की, राइट। क्योंकि इन दोनों के एडिशन करो कितना आता है, 16,000। तो 16,000 की जो चीज़ थी वो आपने परचेस की थी कविता से। कविता ने क्या किया, आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ा, सिर्फ 15,500 ही पेमेंट करना पड़ा। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, जब भी ऐसे डिस्काउंट का आता है ना, आपको क्या करना है, पहले तो अकाउंट लिख लो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कविता अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए रिसीव्ड अकाउंट आएगा। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 500 का। कैश आप कितनी पे कर रहे हो, 15,500। अभी देखो ये जो आप पेमेंट कर रहे हो ना कैश, ये डिस्काउंट लेस करने की बाद की कैश है, ठीक है। नहीं तो कोई कोई क्या कर सकता है कि 15,500 में से 500 निकाल के सिर्फ 15,000 आपको पेमेंट करना, ऐसे नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि पेड हमने कैश कितना किया है, 15,500, यानी कि ये डिस्काउंट लेस करने के बाद ही ये अमाउंट आई होगी, इसलिए हमने इसको डिस्काउंट में
इसके अंदर हमने डिस्काउंट ऐड किया और फिर अमाउंट हमने निकाली। हमने कितनी अमाउंट निकाली? 16,000। जो मतलब चीज़ हमने परचेस की थी वो 16,000 की थी। उससे हमें 15,500 हमने सामने वाली पर्सन को पेमेंट किया और 500 का हमें फ़ायदा हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड, इसको क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है। कैश हम क्या कर रहे हैं? कैश जारी है हमारे पास से, इसलिए क्रेडिट होगा। और ये रिसीवर है तो उसको डेबिट होगा। तो अब क्या करना है? अब एंट्री लिख दो। क्या एंट्री आएगी? 30 अप्रैल की। कविताज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 15,500। 15,500 और 500 का डिस्काउंट और टोटल जो हो गई 16,000 के हमने परचेस की होगी। और नीचे फिर लिख दो बीइंग पेड टू कविता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बीइंग पेड टू कविता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। और बस होगी आपकी जर्नल एंट्री। तो देखो पूरी एंट्री जो है हमने कंप्लीट कर ली है, राइट। हमारी पूरी एंट्री हो गई है। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है आपको? लास्ट में ये देखो, ये जैसे मैंने फॉर्मेट किया है ना, ऐसे ही फॉर्मेट में आपको आगे की एंट्रीज भी निकालनी है। और सबसे नीचे फिर यहाँ पे ऐसे टोटल करके दोनों साइड आपकी मैच हो जानी चाहिए, ये आपको करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, ईजी था। उसमें 2-3 कुछ ऐसे पॉइंट थे जो नए थे, जैसे कि कंबाइन एंट्री अगर रही तो क्या आएगा, और डिस्काउंट अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो क्या आएगी, कैश डिस्काउंट रहा तो क्या आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। ऊपर से हमने जीएसटी के भी, अगर जीएसटी रहा ट्रांजैक्शन में तो एंट्री क्या आएगी, वो भी 2-3 ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे देख ली है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी जल्दी जल्दी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।